नमस्कार बागवान भाइयों, मैं रमन सिंघा एक बार फिर आज आप सभी के बीच एक वीडियो को लेके आया हूं। इस वीडियो का जो टॉपिक है और जिन चीज़ों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है इंसेक्ट्स और पेस्ट। अब जो ये इंसेक्ट्स और पेस्ट हैं ये किस तरह से हमारे बगीचे को इफ़ेक्ट करते हैं और इनकी रोकथाम के लिए हम वो कौन कौन सी विधियां हैं जिनको हम अपना सकते हैं, वो इको फ्रेंडली विधियां जिनसे हम अपने बगीचे को और अपने आसपास के वातावरण को और खुद को हम बचा सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बागवान भाइयों, अगर आप सभी जानते होंगे जो हमारा सेब का पेड़ होता है, एक सेब का पेड़ लगभग 763 तरह के इंसेक्ट्स और पेस्ट का होस्ट होता है, मतलब इनकी मेजबानी करता है। तो ये जो इंसेक्ट्स और पेस्ट हैं 700, ऐसा नहीं है कि ये 763 तरह के इंसेक्ट्स और पेस्ट आपके खाली आपके बगीचे में ही है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब है और डिफरेंट डिफरेंट टोपोग्राफी और ज्योग्राफिकल एरियाज के हिसाब से ये इंसेक्ट्स और पेस्ट हमारे बगीचों में पाए जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो हिंदुस्तान में सेब है आज की डेट में, चाहे वो किसी भी टाइप का सेब है, लगभग लाहौल स्पीति जैसे इलाकों से लेकर जम्मू कश्मीर के जैसे इलाकों से लेकर हाई एल्टीट्यूड एरिया से लेकर लो एल्टीट्यूड एरियाज तक लगाया जा रहा है। इवन अब पंजाब और हरियाणा में भी इसकी कल्टीवेशन हो रही है, जो हमारे लो चिलिंग वैरायटीज हैं, जैसे अन्ना, डॉर्सेट गोल्डन और हरमन 99। तो अलग अलग टॉपोग्राफी में और अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशंस में हमारे पास अलग अलग तरह के कीट हैं और पेस्ट हैं जिनकी वजह से हमारे बगीचे में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। तो आज हम बात करेंगे कुछ उन पेस्ट के बारे में, उन इंसेक्ट्स के बारे में जो हमारे बगीचों को, हमारे प्लांट्स को, हमारी फसलों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से इफेक्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन इंसेक्ट्स की, जिनमें सबसे पहले आता है हमारा माइट। माइट मतलब मकड़ी। इसके अलावा हमारे ग्रीन एफिड्स हैं जो हमारे पेड़ों की कलियों के ऊपर छोटे छोटे कीट लगे होते हैं। इसके अलावा कॉडलिंग मॉथ है जो आपके पत्ते चबाने वाला कीड़ा है। इसके अलावा हमारे वूली एप्पल एफिड हैं। ये जितने मैं अभी ये इंसेक्ट्स आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे इंसेक्ट्स जो रस चूसक इंसेक्ट्स हैं, जो हमारे पत्तियों से क्लोरोफिल को चूस लेते हैं। और इनमें खाली कॉडलिंग मॉथ है जो एक चबाने वाला कीड़ा है। इसके अलावा और भी हैं, वाइट ग्रब्स के बीटल्स होते हैं, वो भी हमारे पेड़ों की पत्तियों को चबाते हैं। और तो ये कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं। इसमें एक लीफ माइनर करके आता है। लीफ माइनर लास्ट ईयर कश्मीर के बागवानों ने इसका प्रकोप देखा। अभी हिमाचल में तो उतना एक्टिव नहीं है इस तरह का कोई कीट। और इस कीट की एक खासियत ये है, ये भी हमारा रस चूसक कीट में ही आता है। ये भी क्लोरोफिल चूसता है हमारे पेड़ों की पत्तियों से। इस इंसेक्ट की एक खासियत ये है कि ये जो अपने अंडे हैं, ये पत्तों के बिल्कुल बीच में, पत्ते की दो लेयर, अपर लेयर और डाउन लेयर के बीच में ये अपने अंडों को ले करता है। और इसका जो लार्वा होता है वो बिल्कुल पत्तों के बीच में ही आपके पूरे पत्ते को चबा जाता है, उससे सारा रस चूस लेता है। इसलिए ये लीफ माइनर लास्ट ईयर कश्मीर के बागवानों के लिए सिरदर्द का विषय बना था, क्योंकि जब भी कोई इंसेक्ट या कीट को कोई कवर मिल जाए या फिर उसको छुपने की अच्छी जगह मिल जाए जहां पे कोई प्रेडिएटर, उसका जो दुश्मन कीट है, और या फिर कोई इंसेक्ट या पेस्ट जो हम उसके ऊपर छिड़काव कर रहे हैं वो उस तक नहीं पहुंच रहा है, तो इट मीन्स वो कीड़ा हमारे लिए खतरनाक है। तो इसमें ही आपका जो लीफ माइनर है, ये लास्ट ईयर कश्मीर के बागवानों के लिए बहुत ज्यादा सिरदर्द का विषय बना था, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी छिड़काव कर रहे थे बागवान, उसका कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि इसको कवर करने के लिए हमारे पत्ते की दो लेयरें मौजूद थी। ये उन्हीं के बीच में रेंगते 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 इसने पूरे बगीचों को खत्म कर दिया। और दूसरा, आप सभी को मैं ये बता दूं,
आज की डेट में जब भी हम अपने बगीचों में जाते हैं, हमें कोई ना कोई कीड़ा हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्टिविटी करता हुआ नजर आता है। तो बागवान भाई क्या करते हैं, अमूमन मैंने देखा है कि बगीचे में जाते हैं, कीड़े को देखते हैं और वो उस कीड़े को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं कि ये कौन सा कीड़ा है। क्या पता हमारा मित्र कीट हो, या फिर अगर इंसेक्ट या पेस्ट है हमारे बगीचे के लिए खराब भी है, हमारे बगीचे को नुकसान भी पहुंचा रहा है, फिर भी उसकी संख्या को, उसके डैमेज को बिना कैलकुलेट किए हुए वो क्या कर देते हैं, उसके ऊपर स्प्रे मारना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह से लाखों टन, लाखों लीटर हमारे बगीचों में इस तरह से इंसेक्टिसाइड चला गया है आज तक। तो इसी विषय को लेके मैं आज यहाँ पे आपके सामने आया हूं कि हमें इंसेक्ट्स को पहले तो रिकॉग्नाइज करना है, उनका एक सिस्टम चेक करना है, किस तरह से वो हमारे बगीचों को नुकसान पहुंचाते हैं, और उसके बाद इंसेक्टिसाइड पे हमें तब आना है जब हमें ये लगता है कि हमारा बगीचा खत्म होने वाला है, उस इंसेक्ट का इतना ज्यादा प्रकोप है कि हमारी फसलों को, हमारी इकोनॉमी को, हमारे बगीचे को, हमारे पेड़ों को वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। और बागवान भाई इस चीज का भी हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो इनपुट कॉस्ट है और आपका जो आउटपुट है, उन दोनों के बीच में कोई ना कोई डिफरेंस होना चाहिए। अगर वो डिफरेंस आपके फेवर में है तो आप उस स्प्रे को ना करें तो बेटर है। अगर वो आपके फेवर में है तो आप उस स्प्रे को कर सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर मेरे बगीचे में वूली एप्पल एफिड है और मैं उसकी रोकथाम के लिए कोई छिड़काव करता हूं किसी भी इंसेक्टिसाइड का, लेकिन मैं अपने बगीचे में इंसेक्टिसाइड का छिड़काव नहीं करता हूं पिछले 3 सालों से, मैं खाली नीम ऑयल और कुछ ऐसी तकनीकें हैं जिससे हमारे बगीचे में कीड़े ना आए, अगर आते भी हैं तो खुद ब खुद मर भी जाते हैं। तो मैं उन कुछ प्रैक्टिसेस को करता हूं, वही प्रैक्टिसेस आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो आपको ये चेकआउट करना है सबसे पहले तो कि आपके बगीचे में उस कीड़े ने कितना नुकसान किया है, क्या वो नुकसान आपकी इकोनॉमी को खराब कर रहा है, अगर वो आपकी इकोनॉमी को भी खराब कर रहा है तो कितनी परसेंट इकोनॉमी को खराब कर रहा है। अगर वो 5%, 3%, 2%, 10% इकोनॉमी को खराब कर रहा है और आप उसके ऊपर जो स्प्रे कर रहे हो उसका खर्चा उस इकोनॉमी से कितना ज्यादा है या कितना कम है, वो चीजें आपको कैलकुलेट करना आज की डेट में जरूरी है। अगर आप बिना सोचे समझे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते रहे, इवन फंजीसाइड्स का इस्तेमाल करते रहे, तो हमारा जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हमें जो फायदा होना था उन इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से, उसकी बदले वो हमें नुकसान देंगे और उससे ज्यादा वो कुछ नहीं देंगे। और अब बात करते हैं इन इंसेक्ट्स के बारे में। अब जैसे हमने जो मेनली हमारे बगीचों में इंसेक्ट रहते हैं, जैसे मैंने उसमें थ्रिप्स की बात की, आपके ग्रीन एफिड्स की बात की, आपके वूली एप्पल एफिड की बात की, और आपके कॉडलिंग मॉथ की बात की, माइट की बात की। माइट मतलब जो मकड़ी हमारे बगीचे में लगती है और उसके जो डल्स होते हैं हमारे पत्तियों से रस चूस लेते हैं, तो ये भी रस चूसक कीट है। और इसके अलावा लीफ माइनर की हमने बात की, और बोरर आज की डेट में जो हमारे बगीचों में बहुत ज्यादा एक समस्या बन के पैदा हुआ है, वो आपका रूट बोरर हो सकता है, वो आपका स्टेम बोरर हो सकता है। तो इस तरह की जो जितने भी कीट हैं, इन सभी कीटों की रोकथाम के लिए हमारे पास कुछ ऐसी विधियां हैं जो इन इंसेक्टिसाइड्स के छिड़काव से अलग हैं। तो चलिए आज हम एक एक करके उन विधियों के बारे में बात करेंगे। और आज की डेट में पूरे विश्व में जितने भी कंट्रीज हैं जो बागवानी कर रही हैं या फिर कोई और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रही हैं, तो उन्होंने इंसेक्टिसाइड का जो छिड़काव है लगभग 90% तक कम कर दिया है। और वैसे ही फंजीसाइड्स का जो छिड़काव उन्होंने लगभग 13 से 15% तक कम कर दिया है। और जब भी हम कोई नया बगीचा लगाएं या फिर नई प्लांटेशन लगाएं, तो हमें उन चीजों को ध्यान में रख के, बगीचे की लेआउट को हमेशा ध्यान में रख के ही हमें प्लांटिंग करनी जरूरी है, ताकि हमारे बगीचे में प्रॉपर स्पेसिंग हो। प्रॉपर स्पेसिंग रहेगी तो उसमें हमारे बगीचे में जो कैनोपीज हैं वो ओपन रहेंगी और कैनोपीज की विंडोज ओपन रहेंगी, तो जिसकी वजह से हमारी पत्तियों के ऊपर फंगस का जो इफेक्ट है या बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है वो कम रहेगा या नहीं रहेगा। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो कैनोपी है वो खुला रहे, और हम फालतू की जो ये स्प्रे हैं
जो हमारे फंजीसाइड्स हैं या इंसेक्टिसाइड्स हैं, इनको जितना कम से कम हो सके या फिर ना ही इनको हम करें तो बेटर है। तो इनमें हम कुछ उन विधियों के बारे में बात करेंगे, जिनमें सबसे पहले आती है हमारे पास आपका HMO, हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल। ठीक है, इस ऑयल को हम सारा साल भर करते हैं और अमूमन हमारे जो कुछ बागवान भाई हैं जो इसका इस्तेमाल डोरमेंसी ब्रेक होने के बाद, जब हमारा क्या नाम सैप चलना शुरू होता है हमारे सिल्वर टिप और ग्रीन टिप के आसपास, टाइट क्लस्टर के आसपास इसका छिड़काव करते हैं। और मैंने देखा है कई बागवान भाइयों को कि आपके HMO में भी कोई ना कोई इंसेक्टिसाइड वो डालते हैं, जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं होती है। और HMO अपने आप में एक इंसेक्टिसाइड का काम करता है। हमारे आने वाले सीजन के लिए वो पहले से ही जो अंडे दिए जा चुके हैं कीड़ों के द्वारा, उनको खत्म कर देता है। उनकी जो फर्स्ट इनिशियल स्टेज है वहां से वो उन कीड़ों को खत्म कर देता है हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल HMO। इसी तरह से फिर नीम ऑयल की बात करें, नीम ऑयल आज की डेट में, इसमें आप लोगों को मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगा नीम ऑयल के बारे में, कि आज की डेट में मार्केट में बहुत तरह के नीम ऑयल आते हैं, लेकिन जो हमें नीम ऑयल की जरूरत होती है, जो हमारे बगीचे में काम करने वाला नीम ऑयल है, वो है आपके PPM में आता है। ये लगभग आपका 1500 PPM, 5000 3000 PPM, 10,000 PPM, इसी तरह से 50,000 PPM, इस तरह का नीम ऑयल हमारे पास आता है। अब ये PPM क्या है आपके, PPM का मतलब होता है कि जो नीम ऑयल का जो ऐसा एलिमेंट जिसकी वजह से हमारे इंसेक्ट मरते हैं, वो उसकी जो मात्रा है हमारे जो पर पार्टिकल मिलियन में होती है, उसको हम PPM में कन्वर्ट कैलकुलेट करते हैं। तो जितना ज्यादा आपका PPM का नीम ऑयल होगा, उतना ज्यादा उसकी क्वांटिटी कम लगेगी और उसका एफिशिएंसी ज्यादा होगी। ठीक है, और जितना आपका कम नंबर्स का PPM होगा नीम ऑयल में, उतना हमारा वो नीम ऑयल ज्यादा लगेगा और उसकी जो एफिशिएंसी है वो उस हिसाब से होगी। तो ये रही नीम ऑयल की बात। नीम ऑयल भी हम कर सकते हैं अपने इंसेक्ट्स और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। इवन नीम ऑयल आज की डेट में जो आपका इनिशियल स्टेजेस की फंगल डिजीजेज है, उनको भी कंट्रोल करता है। और इसके साथ साथ हम ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर आती है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में हम वातावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, आसपास के जीव जंतुओं को, ह्यूमन बींग्स को नुकसान ना पहुंचाते हुए हम बागवानी में उन विधियों का इस्तेमाल करते हैं कीटों की रोकथाम के लिए, जिनकी वजह से हमें नुकसान नहीं होता है। दोनों तरफ से कीट भी हमारे खत्म हो जाते हैं, और जो उसकी वजह से जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड हम कर रहे थे अभी तक, उनकी वजह से जो नुकसान हमारी जमीनों को, हमारे पेड़ों को और हमारे अपने शरीर को हो रहा था, वो भी कम होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताने जाऊंगा कि जब भी हम कोई भी इंसेक्टिसाइड हम पेड़ के ऊपर डालते हैं, तो पेड़ एक हिसाब से रिज्ड हो जाता है। रिज्ड मतलब वो सांस लेना बंद कर देता है। सांस लेना बंद मतलब अगर हमारे ऊपर सपोज हमारे ऊपर कभी इंसेक्टिसाइड की स्प्रे हो, तो हमारी बॉडी, हम सांस लेना बंद कर देंगे ताकि वो हमारे शरीर के अंदर ना जाए। इसी तरह से प्लांट भी क्या करता है कि वो अपने आप को एक ऐसी कंडीशन में ले आता है जहां पे वो कोई भी एक्टिविटी नहीं करता है। जो इसके स्पोर्स होते हैं, जहां से हवा अंदर बाहर या आपके जो मिनरल्स हैं वो अंदर बाहर ट्रांसपोर्ट होते हैं, उन जगहों को वो बंद कर देता है, उन स्पोर्स को वो बंद कर देता है, जिनको हम लेंटिसेल्स भी बोलते हैं। वो हमारे फ्रूट के ऊपर भी होती है, हमारे प्लांट की बार्क के ऊपर भी होती है और टहनियों के ऊपर भी होती है। तो वो उस कंडीशन में प्लांट उस एक्टिविटी में प्लांट अपना वो सारा सिस्टम बंद कर देता है। और इसके साथ साथ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में हम केमिकल चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम HMO का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम फेरोमोन ट्रैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक तो ये मिलते नहीं थे, लेकिन अब कुछ कुछ जगहों पे हमें ये अवेलेबल होने शुरू हो गए हैं। तो आप कीड़ों की रोकथाम के लिए फेरोमोन ट्रैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे भी ट्रिक्स हैं जो हम
अपने इंसेक्ट्स को रोकथाम के लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे उनमें एक आता है आपका एक स्टिकी ट्रैप करके आता है। आप स्टिकी ट्रैप को आप पेड़ों की शाखाओं में या फिर कहीं पे भी लटका दीजिए। जब भी कीट इधर उधर करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो उसके संपर्क में आने से उसमें चिपक के मर जाता है। इसी तरह से वुली एप्पल एफिड के लिए हम पेड़ के तने में एक स्टिकर आता है, लगभग 4 से 6 इंच चौड़ा होता है। अगर आप उसको सपोज इस साल मेरे अगर बगीचे में वुली एप्पल एफिड का प्रकोप है, तो मैं अभी नवंबर दिसंबर में या फिर सितंबर से दिसंबर के महीने में मैं अपने प्लांट के जो तना है उसके ऊपर वो चिपका लूंगा। और जब भी ऊपर से नीचे की ओर जब वुली एप्पल एफिड ट्रांसपोर्टेशन करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो सर्दियों में जमीन में जाके हमारी जड़ों के आसपास वो रहता है, जहां पे वो सर्दी से बच पाता है, तो उस दौरान वो उस स्टिकी ट्रैप में चिपक जाएगा, और जिसकी वजह से काफी मात्रा में आपकी बिना स्प्रे से आप उसको रोक सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। और इसी तरह से अगर आप उस टाइम पे चूक जाते हो, उस पर्टिकुलर टाइम पे चूक जाते हो स्टिकी ट्रैप लगाना, तो आप दोबारा से फरवरी और मार्च के आसपास उस स्टिकी ट्रैप को तने पे लगाइए, जब वो वुली एप्पल एफिड जमीन से हमारे प्लांट की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, तो तब भी वो उसमें चिपक के मर जाएगा। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं बागवान भाइयों जो हमें अपनाने की जरूरत है, और इन छोटी छोटी चीजों से हम अपने बगीचे में ये अंधाधुंध होने वाले कीटनाशकों का इस्तेमाल करना पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। इसी तरह से रूट बोरर है। रूट बोरर आज की डेट में बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है, बनी है बागवान भाइयों के लिए। तो इसके लिए तो मैं सिंपल सी बात है, मैं आपको ये बोलूंगा कि आप इसमें जहर को जमीन में ड्रेंच करने की बजाय आप उसमें फंगस ड्रेंच करिए। इसमें हमारे बवेरिया बेसियाना और मेटरीजियम 2 फंगस आते हैं जो रूट रॉट को जमीन के अंदर ही खत्म कर देती है। इसके अलावा नीमाटोड्स हैं, बहुत तरह के नीमाटोड्स हैं। ये नीमाटोड्स आप स्प्रे भी कर सकते हैं, अपने जमीन में डाल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी आपके इस तरह के इंसेक्ट्स हैं, जैसे रूट बोरर है, कॉडलिंग मॉथ है, जब भी ये इनहेल करेंगे उन नीमाटोड्स को अपने शरीर में, तो धीरे धीरे इनके शरीर में इन नीमाटोड्स की संख्या बढ़ती है। और ये नीमाटोड्स का जो साइज है और आकार है बहुत ही छोटा होता है। जैसे हमारे पेट में कीड़े होते हैं, बचपन में बच्चों को दवाइयां खिलाई जाती है ताकि पेट के कीड़े मरें, तो वैसे ही कीड़े वो नीमाटोड्स होते हैं। जब वो कीट के शरीर में जाएंगे या कीट के बॉडी में पार्ट में पेट में जाएंगे, तो वहां पे अपनी संख्या को तेजी से बढ़ाते हैं। और जब एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जब वो कीड़ा फट जाता है, लिटरली मतलब उन नीमाटोड्स की वजह से ब्लास्ट हो जाते हैं बोरर्स। ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा बोरर किसी ने फाड़ दिया हो अंदर से पटाखे लगा के। तो इस तरह के कुछ ऐसे नीमाटोड्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और फेरोमोन ट्रैप्स हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं कीड़ों की रोकथाम के लिए। और एक और चीज मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा, हर एक कीड़े का एक लाइफ साइकिल होता है, और उस लाइफ साइकिल में हर एक कीड़ा एक ऐसी कंडीशन में, 1 से 2 ऐसी कंडीशन होती है जहां पे हम उसकी रोकथाम कर सकते हैं, और 1 से 2 ऐसी कंडीशन होती है जहां पे हम उसकी रोकथाम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, या फिर बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपका लीफ माइनर की बात करूं, लीफ माइनर जो इंसेक्ट है वो क्या करता है, वो जो तितली होती है, लीफ माइनर की तितली छोटी सी, हमारे लोकल लैंग्वेज में वो फिंफड़ी बोलते हैं। तो वो जो छोटी सी तितली होती है, जब वो अंडे देती है, वो देती है पत्ते के बीच में। अब अगर उस दौरान हम उसके ऊपर कोई भी इंसेक्टिसाइड डालें तो उसका प्रभाव नहीं होगा। वो अंडे हैच होंगे, हैच होने के बाद कीट अपना काम करेंगे, पत्तियों को खत्म कर देंगे। उसके बाद जब वो बाहर निकलेंगे, एडल्ट वाली स्टेज में आएंगे, उस स्टेज में हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर मादा जब अंडे देती है उससे पहले हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम अपने बगीचों में सोलर लाइट ट्रैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट है। मैं सभी बागवान भाइयों को कहूंगा कि अपने बगीचों में जरूर इसको इस्तेमाल करिए। अगर आप ले नहीं सकते तो आप अपने घर में जुगाड़ के थ्रू इसको बना सकते हैं, और इसकी आप पूरी विधि यूट्यूब पे जाके कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर जाके। और ये जो सोलर लाइट इंसेक्ट ट्रैप है,
ये आपको कई तरह के कीड़ों से निजात दिलाता है, क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म होता है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, उसमें क्या होता है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं ये लाइट की वजह से अट्रैक्ट होते हैं, और जब शाम को ये जलता है इंसेक्ट सोलर लाइट ट्रैप, तो ये अपनी तरफ कई तरह के कीट पतंगों को अट्रैक्ट करता है, और जब वो वहां पे कीट पतंगे इकट्ठे होके इसके जो इसका पॉट होता है उसमें गिर जाते हैं, उस पॉट के अंदर पानी और इंसेक्टिसाइड हमने पहले से ऐड किया होता है, जैसे वो उसमें गिर जाते हैं और उनकी तुरंत मौत हो जाती है, जिसकी वजह से लाखों जो अंडे उन कीटों ने देने थे वो भी नहीं दे पाते हैं, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होने से बचता है बागवान भाइयों के बगीचे में। तो इस तरह की ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अपना के हम अपने बगीचों में जो बीमारियां हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, उनको आने से पहले ही खत्म कर सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बागवान भाई अपने बगीचे में कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजें। आप रूट रॉट के लिए, रूट बोरर के लिए आप फंगस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फंगस उसको जिंदा ही खाना शुरू कर देती है, और उस फंगस की एक अच्छी खासियत ये होती है कि वो एक रूट बोरर से दूसरे रूट बोरर में ट्रांसफर हो जाती है। तो आपको बिना काम किए एक बार उसको ड्रेंच कर दिया, उसके बाद उसमें आपको अपने बगीचे में नमी मेंटेन करनी पड़ती है, ताकि वो फंगस मल्टीप्लाई होती रहे, अच्छे से मल्टीप्लाई होती रहे, और जो भी कोई बोरर उसके संपर्क में आए वो उस बोरर को खत्म कर दे। इसी तरह से नीमाटोड्स हैं हमारे पास, इसी तरह से और अदर जो हमारे पास तरीके हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। एक इसमें मैकेनिकल एक तरीका है कि आप क्या कर सकते हो, अगर आपके बगीचे में वूली एप्पल एफिड या फिर ग्रीन एफिड है, आप उनको ग्लव्स लगा के अपने हाथों की सहायता से मसल के उनको खत्म कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अभी इनिशियल स्टेजेस पे आपका वूली एप्पल एफिड स्टार्ट हुआ है, तो आप उसको हाथों की मदद से भी खत्म कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई इंसेक्टिसाइड या फिर कोई दूसरी चीजें करने की जरूरत नहीं है। तो मेन जो आज इस टॉपिक का मोटो था कि हम अपने बगीचे में किस तरह से इंसेक्टिसाइड्स को कम कर सकें, और अपने जो बागवानी है इसको जहर मुक्त जितना हद तक हो सके उसको उतना हद तक करें। क्योंकि जब हम मैं अपनी बात करता हूं, जब हम मार्केट में जाते हैं कोई चीज लेने, तो हम ये चाहते हैं कि हम अपने खुद को और अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को कोई ऐसी चीज खिलाएं जिसमें कोई इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना हुआ हो। तो वैसे ही हमारे जो कस्टमर है, जिनको हम अपना सेब देते हैं या कोई और अदर फ्रूट्स देते हैं, तो वो भी हमारे से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो वो चीजें खा रहे हैं तो उनमें कम से कम जहर हो ही ना। सबसे पहली बात तो अगर हो तो वो बहुत कम हो, जिसकी मात्रा बिल्कुल जिसको बोलते हैं बहुत ही कम मात्रा में हो, ताकि उनकी भी सेहत खराब ना हो, हमारी सेहत खराब ना हो, हमारा पर्यावरण सही रहे। और दूसरी इसमें एक और चीज मैं ऐड करूंगा बागवान भाइयों, आप अपने बगीचों में मित्र कीटों की जितनी ज्यादा संख्या बढ़ाओगे, उतना ज्यादा हमारे जो दुश्मन कीट हैं हमारे बगीचे के लिए, जो खराब कीट हैं, उनकी संख्या हम उतना ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हमारे पास लेडी बग है, जो तोता मामा है, इसकी संख्या को आप बढ़ा सकते हैं। और इसकी संख्या कैसे बढ़ेगी? जब हम अपने बगीचों में इंसेक्टिसाइड करना बंद कर देंगे। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी मकड़ियां हैं जो माइट को खाती है, जो आपका 2 स्पॉटेड माइट है या फिर रेड माइट है, इस तरह की जो माइट्स हैं इनको खाती हैं। लेकिन आज की डेट में क्या हुआ है, हमने अंधाधुंध इंसेक्टिसाइड की स्प्रे कर करके उन मकड़ियों को ही मार दिया है, जिसकी वजह से माइट का प्रकोप हमारे बगीचों में देखने को मिलता है हर साल। और लोग क्या करते हैं, अभी जैसे वूली एप्पल एफिड है, बहुत सारे बागवान भाई थे जिनके मेरे को क्वेश्चंस भी आते थे कि भाई आजकल हमारे बगीचे में वूली एप्पल एफिड है, तो हम इसके लिए क्या करें। तो बागवान भाइयों मैं यही चाहूंगा कि अपने बगीचे में पहले जाइए, आप देखिए उसकी संख्या कितनी है वूली एप्पल एफिड की। अगर उसकी संख्या बहुत कम है तो आप उसको हाथ से मसल के भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा है, हम ये काम नहीं कर सकते, तो उसमें आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर क्या नाम, उसके लिए आप नीम ऑयल या फिर HMO का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इंसेक्टिसाइड उसके लिए मारा और वो थोड़ा सा वूली एप्पल एफिड के लिए आपने बहुत ज्यादा
इंसेक्ट मारा, इंसेक्टिसाइड मारा, तो उसके बाद क्या होगा, आपके बगीचे में तुरंत माइट आ जाएगा, तुरंत माइट आएगा। माइट को कंट्रोल करना फिर मुश्किल है। वूली एप्पल एफिड को कंट्रोल करना फिर आसान है, लेकिन माइट को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और माइट ज्यादा इफेक्ट डालता है वूली एप्पल एफिड से, अगर कंपैरिजन में बात की जाए तो। इन चीजों को हमें समझने की जरूरत है, कीड़ों का लाइफ साइकिल समझने की जरूरत है, कीड़े किस तरह से काम करते हैं। कुछ चबाने वाले कीड़े हैं, कुछ आपके रस चूसक कीट हैं, कुछ कीट ऐसे हैं जो आपकी जड़ों को खाते हैं, कुछ कीट ऐसे हैं जो आपकी तने को अंदर से खोखला करते हैं। तो इन सब कीटों का हमें मैकेनिज्म समझना होगा, और उसी हिसाब से हमें उनके लिए रेमेडीज जो हैं वो तैयार करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजीज तैयार करनी पड़ेगी। और हमेशा ध्यान रखें कि फालतू की स्प्रे अपने बगीचों में ना करें। अगर आपको एक कीड़ा दिखता है तो उसके लिए एक ड्रम करने की जरूरत नहीं है, और जितना हो सकता है कम से कम हमें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड करने की जरूरत है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का धन्यवाद। आपने आज इस वीडियो को देखा और सुना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।